वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ, दुआ भी है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खूब खुश रख रहे होंगे। और जनाब मेरा ख्याल है कि हम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसने ये अल्फाज अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सुने नहीं होंगे कि एक चुप सो सुख। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप हर बात पे चुप रहा जाए। और अभी मैं जिस तरह बात कर रही हूँ और आप लोग भी ये शायद सोच रहे होंगे कि अच्छा हमें चुप रहने का दर्स दे रही है लेकिन खुद बोलती ही जा रही है। लेकिन बोलना या चुप रहना उसका मकसद होता है। मतलब आप किसी के ऊपर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें और उसमें आप चुप रहें। तो उस हवाले से मैं बात करी क्योंकि किसी ना किसी बात का कोई मकसद होता है। और मेरी अगर कोई चीज़ आप तक पहुंच रही है जो मैं आप लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर बताती हूँ और अगर वो एक या दो लोगों में से उसके ऊपर अमल कर रहे हैं तो मेरी बात का मकसद पूरा हो जाता है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। और हम अपनी ज़िंदगी में ना अगर माजी में नज़र दौड़ाएं ना तो अपनी ज़िंदगी में कई नुकसानात के बारे में अगर सोच लें हम लोग तो आपको भी कहीं ना कहीं इसमें अल्फाज का किरदार बहुत ज़्यादा मिलेगा। और जब जब आपको किसी पे गुस्सा आता है और आप उस वक्त जो अल्फाज बोलते हैं किसी के लिए वो आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि वो अल्फाज कुछ वक्त के बाद किस हद तक उस बंदे को तो अजियत पहुँचाते ही पहुँचाते, हमें भी कितने अजियत पहुँचाते। और जब कि आपका दिल करे किसी पर तनकीद करने का या फिर आपको किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो और अगर आपने वहाँ पर खामोशी इख्तियार कर ली तो यकीन जानिए ये घाटे का सौदा नहीं होता है हमारे लिए। और उसके फ़ायदे भी कुछ वक्त के बाद हमें पता चलना शुरू हो जाते हैं कि खामोश रहने से आपका कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है। इसलिए कहते हैं जनाब कि पहले तोले और फिर बोलने का असूल हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। जहाँ चुप से काम चल सकता है वहाँ अल्फाज का ज़िया नहीं करना चाहिए हमें। और जितना हमें सब्र और तहम्मुल के साथ ही हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मकसद था मेरा वो सेंटेंस बोलने का कि एक चुप और सौ सुख। ये हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ये हमें बोलते हैं कि जनाब एक चुप के साथ 100 सुख है। लेकिन हमें इस सेंटेंस के बारे में पता नहीं चलता है क्योंकि हमने इसके ऊपर कभी गौर नहीं किया है कि ये क्यों बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है कि जनाब जहाँ पर आपको लगे कि आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है वहाँ पे आप चुप इख्तियार कर ले। जहाँ पे आपको लगे कि आपके गुस्से के बाद जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, जो नताइज है वो बहुत ज़्यादा बुरे होने वाले हैं तो उसके ऊपर भी आप चुप इख्तियार कर ले। तो इस तरह के मामलात में हमें चुप इख्तियार करने की तलकीन दी जाती है। तो ये आज का पैगाम था जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। जनाब माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह कहलाती है और इसी दरसगाह या फिर तरबियत पर बच्चे की शख्सियत परवान भी चढ़ती है। और माओ के लिए उनके तमाम बच्चे एक जैसे होते हैं लेकिन बेटियों की खास ही बात होती है। उनकी माँ के साथ जो ताल्लुक होता है ना उसमें एक ख़ास किस्म की मोहब्बत, एक ख़ास किस्म की चाशनी होती है। और माँ और बेटी का रिश्ता एक ऐसा बंधन होता है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल मौजूद नहीं है। बेटी के चेहरे से गम के तासुरात पढ़ लेना, उसकी हर तकलीफ अपने दामन में समेट लेती है हमारी माँ। हर कदम पर उसकी रहनुमाई करती है। उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात का अपनी इस्तेताअत से बढ़कर ख्याल रखना माँ के सिवा भला और कौन कर सकता है दुनिया में। और दुनिया के तमाम रिश्ते जनाब एक तरफ और माँ और बेटी का रिश्ता एक तरफ होता है। और ये रिश्ता ऐसा है जो जज्बातियत पर मुश्तमिल है, जिसमें पाए जाने वाली मोहब्बत का कोई भी नेमुल बदल मौजूद नहीं है। लेकिन आजकल के दौर में मैं कहना चाहूँगी कि ज़्यादातर रिश्तों की तरह ना ये भी रिश्ता बहुत पेचीदा होता जा रहा है। जदीद दौर में माँ और बेटी का रिश्ता पहले की निस्बत इतना मजबूत नहीं रहा है या फिर वक्त की कमी है या ज़िंदगी की दौड़ में हम इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि बाकी रिश्तों के साथ साथ इस रिश्ते की भी कमर तोड़ दी गई है। और आज की बेटियां माँ के निस्बत दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयरिंग करती हैं, अपने बारे में उनको ज़्यादा बताती हैं, उनकी सोहबत में ज़्यादा वक्त गुजारती हैं, जिनका नतीजा अक्सर औकात बुरी आदत की सूरत में भी हमारे सामने आता है। और बाज़ औकात तो ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हो जाते हैं जिनका खुमियाजा पूरे ख़ानदान को भुगतना पड़ता है। तो माँ और बेटी का ताल्लुक कैसा होना चाहिए, आज के दौर में माँ और बेटी में फासला क्यों बढ़ता जा रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हैं, तरबियतकार हैं पेरेंटिंग के, और पेरेंटिंग के अलावा बाकी भी जितने भी मौजूआत हैं उस पर जनाब इनकी खास ग्रिप भी है। तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप?
जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, आज माँ और बेटी के ताल्लुक के हवाले से हमने बात करनी है और आपसे बेहतर हमें कोई भी गाइड नहीं कर सकता है। आपकी माशाल्लाह 5 बेटियां हैं और आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। माँ और बेटी का किस तरह का रिश्ता होना चाहिए, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? पहले तो मैं इस बात की थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे दूं कि मेरी एक बेटी है। अच्छा। वो जो 5 बेटियों के बारे में जो एक पोस्ट थी जिस पर ये सब लोगों को ख्याल आया, हाँ। वो मेरी तमाम स्टूडेंट्स थी। ओके। जिनको मैं अपनी बेटियों की तरह ही समझता हूँ। खैर, ये तो एक जिम्नी बात है। देखिए, ऐसा है कि इस दौर में जिसमें पैसे को एक बुनियादी कदर के तौर पर मुआशरे ने कबूल कर लिया है, उसमें सिर्फ माँ और बेटी का रिश्ता नहीं, सारे ही रिश्ते कमजोर हुए हैं। और वो रिश्ते इसलिए कमजोर हुए हैं कि रिश्तों को जिस तरीके से पौधों को अपनी ग्रोथ के लिए आबियारी की जरूरत है, देखभाल की जरूरत है, इसी तरीके से रिश्तों के अंदर भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। और सबसे जो अहम चीज इन्वेस्ट करनी पड़ती है वो वक्त है और वो एक दूसरे के साथ शेयर करना है। अब चूंकि हमने अपने पैसे को पहली कदर बना लिया है, लिहाजा हर शख्स इज्तिमाई तौर पर उसकी दौड़ के अंदर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से रिश्तों को टाइम देने के लिए हमारे पास वक्त नहीं बचता। इसलिए तमाम रिश्ते कमजोर हुए हैं। ये जो आपने माँ और बेटी के रिश्ते की बात की है, ये रिश्ता बुनियादी तौर पर एक मुआशरे की बका के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जो बच्चियों की तरबियत है बहैसियत कौम के मेमार के, जब अल्लाह उनको औलाद देगा तो उनके जरिए से जो अगली कौम की तामीर होनी है, ये तरबियत माँ से बेहतर कोई नहीं दे सकता। और तरबियत देने के लिए जो बॉन्ड चाहिए, अगर वो बॉन्ड कमजोर हो जाएगा तो बच्ची और माँ के रिश्ते के कमजोर होने की वजह से उस वैक्यूम के अंदर कोई और आ जाएंगे। जैसे आपने इशारतन कहा कि उनकी सहेलियां साथ होंगी या और लोग होंगे, और आजकल के दौर में जो सबसे बड़ी सहेली या दोस्त है वो ये मोबाइल फोन है। और इसके जरिए से जो खास तौर पर कच्चे ज़हनों में डाटा जाता है वो बिल्कुल अनफिल्टर्ड है, अनगार्डेड है, और हमें कुछ पता नहीं कि उसके जरिए से किस किस्म की यानी ज़हन साजी हो। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर पहले के दौर में देखा जाए तो पहले माँ बड़ी खूबसूरत सहेली भी होती थी, माँ भी होती थी, फ्रेंड के तौर पर भी अपनी बेटियों के साथ गपशप लगती थी, शेयरिंग वगैरह भी हर चीज होती थी। तो बेटियों के साथ एक वो बड़ा कंफर्ट जोन होता था और हर चीज बेटी शेयर कर देती थी अपनी माँ के साथ। लेकिन अब ये चीज नहीं होती है। जिस तरह मैंने पहले भी बात की और आपने भी बात की कि वो जगह अब सहेलियों ने ले ली है। बाहर हम वो रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं, बाहर वो कंफर्ट जोन ढूंढ रहे होते हैं दूसरे लोगों में। तो ये वाला गैप किस तरह आया और किस तरह फिल किया जा सकता है इसको? जी बिल्कुल, इसका जवाब तो आपके सवाल में ही है छुपा हुआ, कि जब हम इस रिश्ते को बचाने के लिए या इसको मेंटेन करने के लिए, उसकी आबियारी के लिए वक्त नहीं निकालेंगे और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो गैप और वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है। आपको मालूम है कि सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाया करते थे कि अगर मुझे अच्छी माएँ दे दो तो मैं तुम्हें अच्छी कौम दे दूंगा। बिल्कुल। किसी भी मुआशरे के अंदर तरक्की और ग्रोथ का एक बड़ा इंडिकेटर है कि वहां की खवातीन की तरबियत कैसी हुई है, वहां की खवातीन मुआशरे में कितना अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इसलिए बच्चियों की खास तौर पर तरबियत के लिए माँ का एक बुनियादी रोल है। और यही मैं हमेशा अर्ज करता हूं कि हमारे कैरिकुलम के अंदर ये बात शामिल होनी चाहिए कि हम बच्चियों को जो मैट्रिक में पढ़ती हैं, जो FA BA में हैं, उनको कैसे अच्छी माएँ बनना भी सिखाएं। उनको डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट किस तरह, डॉक्टर साहब, ये मतलब ये आम अल्फाजों में कहा जाता है कि अच्छी माएँ बनना सिखाएं या अच्छी माँ होना चाहिए। अच्छी माएँ सारी होती हैं, लेकिन क्या आप उसकी तारीफ किस तरह करेंगे, किस तरह इसको एलैबोरेट करेंगे? अच्छी माँ किस तरह बनाएं हम बच्चियों को? एक कंटेक्चुअल एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू। अच्छा। घर के अंदर जिस किस्म का हम माहौल क्रिएट करेंगे, बच्चों की तरबियत वैसी ही होगी। वो क्वालिटीज जो हम बच्चियों में और बच्चों में पैदा करना चाहते हैं, वैसा माहौल घर के अंदर बनाना पड़ेगा और वैसा माहौल हमें अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, अच्छी माँ का मतलब ये है कि जिसको ये पता हो कि मैंने अपने बच्चों की ग्रूमिंग कैसे करनी है, क्या साइंटिफिक बैकग्राउंड है, बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, बच्चों के अंदर खुद एतमादी कैसे पैदा करते हैं,
बच्चों के अंदर सच बोलना कैसे पैदा करते हैं, बच्चे के अंदर मुआशरे में एक इफेक्टिव शहरी के तौर पे कैसे रहना है, ये तमाम चीजें हमें अपनी पोटेंशियल पेरेंट्स को सिखानी है ताकि जो उनकी औलाद आए उसको वो सीख सकें, जिसकी बुनियाद पर वो अच्छे माँ बाप बनेंगे। दूसरा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि पहले माओं का बहुत ज्यादा डर भी होता था, एक लिहाज भी होता था, इज्जत भी की जाती थी, लेकिन आज की माएं कहती हैं कि हम अगर बच्चे के ऊपर पाबंदी लगाएंगे या फिर उसको डरा के रखेंगे तो फिर हम अच्छे तरीके से ये रिश्ते को चला नहीं सकते हैं। लेकिन किस तरह आप कहेंगे कि माँ का डर भी रहे लेकिन वो जो इज्जत है उसमें भी कोई कमी वाक़ई ना हो, बच्चे की तरफ से वो जो एहतराम का दायरा होता है वो भी बरकरार रहे? मेरी दानिश में तो डर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम अपने पेरेंट्स का इसलिए कहना माने कि हम उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और ये कैसे हो सकता है कि जिस शख्स से मैं मोहब्बत करता हूं मैं उसका कहना ना मानूं। ये वाला रिलेशन होना चाहिए। बनिस्बत ये कि हम माँ बाप जो है वो पुलिसमैन बन के घर में गुजारा करें। सारी साइंटिफिक रिसर्च ने, साइंस ने यही बताया है कि ये जो सो कॉल्ड डर और खौफ है और जो एक स्ट्रेस में हम बच्चे को रखते हैं, ये स्ट्रेस काउंटर प्रोडक्टिव है। ये बच्चे के अंदर एक मस्बत शख्सियत की तश्कील नहीं करता बल्कि उसके अंदर मुनफी रवैये लेके आता है। हाँ जी। तो एक हिस्बे मुरातब, एक एहतराम, एक बड़े छोटे की तमीज, वो तो हमारे तमद्दुन और तहजीब का हिस्सा है और ये बच्चे को आनी भी चाहिए, लेकिन उसकी बुनियाद खौफ की बजाय उसकी बुनियाद मोहब्बत होनी चाहिए। और मोहब्बत जो है वो रवैयों के जरिए से बच्चों में ट्रांसफर होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जी, तो ये बात है। और दूसरा डॉक्टर साहब, हमने आपकी भी काफ़ी जितनी भी वीडियोस हैं वो हमने देखी हैं कि आप बच्चों को ये तरगीब दे रहे होते हैं, उनके हवाले से बात कर रहे होते हैं कि बच्चों को आज़ाद माहौल मुहैया करना चाहिए, आज़ादी देनी चाहिए। और अगर किसी बच्चे ने CSP ऑफिसर बनना है या इस तरह का कोई डॉक्टर बनना है तो उसको बचपन से ही उसी रवैये के साथ उसको फलने फूलने देना चाहिए, उसको रवैया इख्तियार करने देना चाहिए। लेकिन आज के जनरेशन में अगर हम उनको आज़ादी दे देते हैं आज के बच्चों को, तो वो फिर बुरी आदात में पड़ जाते हैं, बुरी सोहबत में चले जाना शुरू हो जाते हैं, तो वो बुराई जो है वो इनकलकेट होना शुरू हो जाती है हमारे अंदर। तो इस चीज को किस तरह आप एड्रेस करेंगे फिर? देखिए, आजादी से ये मुराद नहीं है कि जो उनका दिल चाहे वो करे। आजादी से मुराद ये है कि उनको फ्रीली सोचने का मौका दिया जाए, उनके ख्याल को आजाद किया जाए, उनको जो है क्रिएटिविटी को उनकी आजाद किया जाए, उनकी क्रिएटिविटी को पिंजरे में बंद ना किया जाए। आजादी से ये मुराद है। आजादी से ये मुराद नहीं है कि हम घर में कोई डिसिप्लिन ना रखें और हम बच्चों के ऊपर एक नजर ना रखें। तो आजादी का ये मतलब नहीं है। आजादी एक नेगेटिव वर्ड नहीं है। आजादी का मतलब ये है कि मैं अपनी जिंदगी के फैसलों के बारे में अपनी एक राय रखता हूं और मैं वो राय दूसरे के साथ शेयर करने पे कुदरत रखता हूं, और मैं दूसरों का मशवरा इस सिलसिले में मांगना और मांग सकता हूं, और लोगों को मैं अपना दलील के जरिए से अपनी राय उन तक पहुंचा सकता हूं। आजादी का ये मतलब है। आजादी का कतन ये मतलब नहीं है कि बच्चा जो कुछ कर रहा है उसको करने दिया जाए। ये मेरा ख्याल है। अच्छा, तो ये जो फासला है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं माँ और बेटी के दरमियान, वो इस मसरूफ जिंदगी की दौड़ में भी हम इतना मगन हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि शायद हम दूर होते जाते हैं इन तमाम तर रिश्तों की तरफ से। तो आजकल माएँ भी कुछ वर्किंग वुमेन्स भी होती हैं, उन्होंने बाहर काम भी करना होता है, घर पे भी आके काम करना होता है, बच्चों को भी उस तरह या खासतौर पर बेटियों को भी उस तरह टाइम नहीं दे पाती हैं। तो आप उन्हें क्या बताएंगे, क्या मशवरा देंगे कि किस तरह वो इस फासले को कम कर सकती हैं? माओं की तरफ से क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और अगर बच्चियां समझदार बच्चियां हैं तो उनकी तरफ से कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? ये मुरीबा, देखिए बात यह है कि जिंदगी में सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। उन्हीं 24 घंटों में एक आदमी फकीर बन जाता है और एक आदमी आइंस्टाइन बन जाता है। हाँ जी। तो ये जो 24 घंटे हैं इनको हमने प्रायोरिटाइज करना होता है, हमने तरजीहात रखनी होती है। मेरे ख्याल में जिस घर में बच्चे हैं और 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो उस घर की पहली तरजीह बच्चों की तरबियत होनी चाहिए। लिहाजा ये है कि जो हम जब कहते हैं ना कि मेरे पास वक्त नहीं है, उसका मतलब ये होता है कि मेरी वो प्रायोरिटी नहीं है। फर्ज करें आप कहें कि मैं फलां शादी में शिरकत करने नहीं जा सका क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था, तो इसका मतलब ये था, ये नहीं कि मेरे पास वक्त नहीं, वक्त तो 24 घंटे हैं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी में उस शादी में शिरकत करना नहीं है। इसी तरीके से अगर हमारी प्रायोरिटी में बच्चों की तरबियत नहीं है
तो हम और चीजों को फौकियत देंगे। इसलिए हमें बच्चों की तरबियत को अपनी जिंदगी में प्रायोरिटाइज करना चाहिए, और अगर हम उसको टॉप प्रायोरिटी देंगे तो उसके लिए वक्त निकल आएगा। ये मेरा ख्याल है। अच्छा, दूसरा प्रोफेसर साहब, क्या आपको लगता है कि इस वजह से भी ये माँ बेटी का रिश्ता कहीं कमजोर होता जा रहा है कि हम लोग घरों में जहाँ पे बेटियां होती हैं वहाँ पे अगर बेटे भी होते हैं तो बेटों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही होती है। वही बात है कि बेटे को ज्यादा अच्छे तरीके से पाला पोसा जा रहा होता है, उसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा होता है कि इसने हमारी आगे नस्ल चलानी है, और बेटी को थोड़ा कहीं ना कहीं निगलेक्ट फैक्टर से भी गुजरना पड़ता है। कि वो एक बड़ी कहावत सुनी है ना कि अगर घर में गोश्त पका है तो जो अच्छी बोटी है वो बेटे के लिए निकाल के रख दो और बेटी को कुछ और दे दो तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये भी एक फैक्टर आ जाता है क्या? देखिए, ये बात कही तो जाती है, हाँ। लेकिन ये ट्रेंड अब बहुत हद तक चेंज हो रहा है। मैं डिनाई नहीं करता, हो सकता है ऐसा हो अभी भी, लेकिन हमारे मुआशरे में भी अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है और बच्चियों को उसी तरह से प्रायोरिटी दी जाती है, बल्कि बाज़ औक़ात तो बच्चियों को फौकियत दी जाती है लड़कों पे। अगर आप तमाम घरों में देख लें तो आप देखेंगे कि अमूमी तौर पर लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी हैं लड़कों की निस्बत। लड़कियां ज्यादा अफेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं लड़कों की निस्बत। तो ये बात सही है कि मुआशरे में मर्दों की इस्तेसाली रही है और औरत का वो इस्तेसाल करते रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड चेंज हो रहा है और अब ये मेरा ख्याल है कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है इस डिफरेंस की। हाँ जी, लेकिन ये कि बहरहाल ये अभी भी मौजूद है, लेकिन ये ट्रेंड मस्बत तरफ जो है वो जा रहा है। देखिए, आप भी तो किसी की बेटी हैं ना, जो कि आके इंडिपेंडेंट यहाँ काम कर रही हैं। हमारे साथ हॉस्पिटल में कितनी बच्चियां हैं जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो सब काम करती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। ट्रेंड चेंज हो रहा है और बेटियों को फौकियत मिल रही है या उनको बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमारे साथ बात की है और हमारी रहनुमाई फरमाई। जनाब, माँ और बेटी के रिश्ते के हवाले से हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम शहर लाहौर और उससे जुड़े शहरियों के मसाइल के हवाले से बात करते हैं। और शहरियों के लिए जहां साफ पानी, टूटी सड़कें, गैस की बंदिश और बिजली की लोड शेडिंग जैसे मसाइल मौजूद हैं, वहीं शहर में ममनुआ अशिया की स्मगलिंग और खरीदो फरोख्त भी जारी है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि लाहौर में तो इन अशिया की कोई तैयारी नहीं की जाती है, क्योंकि नशावर अशिया की काश्त लाहौर में मुमकिन ही नहीं है, लेकिन ये दूर दराज इलाकों में बनाई जाती हैं और इसके बाद बड़े ही महफूज तरीके के साथ इसको शहर में दाखिल किया जाता है। और अगर लाहौर शहर की ही बात कर ली जाए तो तकरीबन लाहौर के 7 बड़े एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, जहां पर 24 घंटे पुलिस के नाके मौजूद होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी शहरियों को नशा आवर और ममनुआ अशिया की तरसील जारी है। और अगर बात की जाए पुलिस हुकाम की, तो हमेशा उनकी तरफ से जनाब वसाइल की कमी और पुलिस नफरी की कमी का रोना रोया जाता है। और इसके अलावा पुलिस को दरपेश मसाइल को भी मद्देनजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर नाकों पे जब भी कोई ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस शख्स पकड़ा जाए तो नाखुशगवार वाकयात भी हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा एक और स्मगलिंग का बड़ा जरिया ट्रेन्स भी मौजूद हैं, जिसमें मुसाफिर के सामान में ऐसी चीजें लाई जाती हैं और ले जाई जाती है यहां से कि रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के सामान की चेकिंग के भी नाकिस इंतजामात हमारे सामने आए हैं और इनका इंकशाफ भी हुआ है। तो ट्रेनों में मनशियात और ममनुआ अशिया की स्मगलिंग बढ़ गई है। जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ट्रेनों में गैर मुल्की सिगरेट्स, गुटखा, कपड़ा या फिर मनशियात स्मगल की जा रही हैं। तो शहर लाहौर में इतना कुछ हो रहा है, रोजाना की बुनियाद पर हम बात करते हैं कि क्या क्या हो रहा है, इंतजामिया कहां पर है, सिक्योरिटी इदारे कहां पर है, पुलिस की कारकर्दगी किस तरह की है, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज फहद अमीन ने भी हमें ज्वाइन किया है। मुजाहिद साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और फहद आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में।
फाहद, सबसे पहले तो आपकी तरफ आऊंगी, ट्रेनों वाला मामला क्या है? ये क्या इंकशाफात हुए हैं? ट्रेनों में क्या क्या चीजें लेके जाई जा रही, स्मगलिंग की जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीबा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्रेन ऑपरेशन अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हाँ हुआ। जी। सितंबर में जो है वो बारिशों की वजह से ट्रेन ऑपरेशन जो है वो बंद हो गया था तकरीबन, और 1.5 माह के बाद उसको दोबारा बहाल किया गया। रेलवे स्टेशन की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर चेकिंग का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है, मुसाफिरों का सामान चेक नहीं किया जाता। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर लगेज स्कैनर लगे थे जो आज से 8-9 साल पहले जो है वो ख़राब हो गए थे, और अभी तक वो लगेज स्कैनर दोबारा ठीक नहीं हुए। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक के दौर में ही, पहले दौर में वो लगेज स्कैनर लगाए गए थे। तकरीबन 1.5-2 माह वो लगेज स्कैनर लगे रहे, उसके बाद वो ख़राब होना शुरू हो गए, और तकरीबन इस वक्त तमाम लगेज स्कैनर जो बड़े रेलवे स्टेशन पर लगे थे वो ख़राब हैं। रेलवे पुलिस की अगर नफरी की बात की जाए तो रेलवे पुलिस की नफरी इस वक्त 4500 है सिर्फ पूरे पाकिस्तान में। ओके। अच्छा, इनका जो यार्ड स्टिक है उसके मुताबिक 8200 नफरी थी इनकी, जो मरहलावार लोग रिटायर्ड होना शुरू हो गए, फौत होना शुरू हो गए, और वो उस तरह कम होती गई नफरी, और इस वक्त सिर्फ 4500 नफरी रह गई है। तो लाहौर समेत जो जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन हैं वहां पर कोई प्रॉपर चेकिंग का निजाम नहीं है, सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई नाकस हैं। अच्छा, एक माह के दौरान मैं अगर आपको एक माह की फिगर बताऊं तो स्मगलिंग के एक माह के दौरान 15 मुकदमा दर्ज हुए हैं पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ थानों में, यानी कि रेलवे स्टेशन के रेलवे के मुख्तलिफ थानों में। उसमें असला की स्मगलिंग के जो है वो 2 मुकदमात हैं जो पेशावर में दर्ज हुए हैं। उसके बाद जो है वो मनशियात की स्मगलिंग का है। अभी गुज़िश्ता रोज़ भी एक जो है वो रेलवे की जानिब से इस हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें ममनूआ अशिया थी, गुटके थे, जो है वो गैर मुल्की सिगरेट्स थी। इसके साथ साथ कपड़ा स्मगल होता है, और ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आती नहीं है, यानी कि वो पकड़े नहीं जाते लोग। अगर आप इसकी रेशो का आप अंदाज़ा लगा लें कि एक माह में अगर 15 मुकदमा दर्ज हो रहे हैं तो किस जो है वो तवातर से ये स्मगलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। ट्रेन का जो मुसाफिर का सामान चेक नहीं किया जाता, वो मुसाफिर उसमें जो मर्जी लेके जा सकता है। कोई रेलवे स्टेशन पर आप देखें तो वॉक थ्रू गेट लगे हैं सिर्फ, उसके साथ 2 या 3 पुलिस एहलकार, कहीं इधर बैठे होगा, कोई उधर बैठा होगा। लाहौर के रेलवे स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर भी ये आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपके सामान के अंदर क्या चीजें हैं, क्या चीज है। बिल्कुल। अच्छा, वो चेकिंग का निजाम ना होने की वजह से, और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें कि रेलवे में इस वक्त जो लगेज के मामलात हैं, जो सामान की तरसील के मामलात हैं, वो 70% से ज्यादा जो है वो निजी कंपनियों के पास हैं। अच्छा, वो भी प्रॉपर उनका भी कोई निज़ाम नहीं है इस हवाले से चेकिंग का कि वो देखें मुसाफिर के सामान में क्या है। वो बिल्टी आती है, बिल्टी उसी तरह वो जो है वो, इसमें एक और गैर ममनूआ अशिया, जो ममनूआ अशिया है वो एक और चीज़ भी है। उसमें ये है कि रेलवे का एक रूल है कि भारी मशीनरी जो है वो ट्रेनों पर नहीं लेके जाया जा सकती। आप देखें रेलवे स्टेशन पर वो भी जा रही है। अब वो भारी मशीनरी का नुकसान क्या होता है कि वो कोचेज जो होती हैं, जिनको बोगियां कहते हैं, वो खराब होना शुरू हो जाती हैं। exactly. तो वो जो उनका एक मंजूर शुदा लोड है उससे ज्यादा उसमें लोड भी लेके जाते हैं। अभी नई बोगियों का भी ऐलान किया गया है कि वो उनका भी ट्रेन जो है वो चलाई जानी है, लेकिन उस पर बात करेंगे। अभी मुजाहिद साहब की तरफ जाएंगे। मुजाहिद साहब, ये तो रेलवे स्टेशन का हाल है हमारे सामने, जो फाहद ने एक्सप्लेन किया कि वहां पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, पुलिस की नफरी भी वहां पर अगर है भी रेलवे की तो वो नाकिस कारकर्दगी हमारे सामने है। लाहौर शहर में भी तो इस तरह की स्मगलिंग हो रही होती है, मतलब बाहर दूसरे शहरों से यहाँ पर चीजें आ रही होती हैं, जिस तरह मैंने बात भी की है। तो क्या कारकर्दगी क्या है हमारे इदारों की, हमारी पुलिस कहाँ पर है? देखिए मुनीबा, जिस तरह फाहद ने बताया कि रेलवे स्टेशन में सिक्योरिटी के भी नाकस इंतजामात हैं और चेक एंड बैलेंस वहाँ पे नहीं है, और वो एक लाहौर शहर में एक रेलवे स्टेशन है। तो आप अगर लाहौर में दाखिली और खारजी रास्ते देखें तो वो 7 बनते हैं, और वहाँ पे पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात किए जाते हैं जो कहीं भी काम करने के काबिल नहीं होते हैं, या सजा के तौर पे उनको इस नाकों पे जो है उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। 12 घंटे की ड्यूटी जो है वो ली जाती है, वैसे तो 8 घंटे की ड्यूटी बनती है, लेकिन उनसे 12 घंटे की ड्यूटी ली जाती है, जिसमें से 7 घंटे वो शायद इधर उधर बैठ के गुजारते हैं और 1-2 घंटे वो वहाँ पे बैठते होंगे। इसको मॉनिटर करने के लिए कि लाहौर से बाहर से कोई जराइम पेशा लोग या मंशियात या असला या इस तरह की चीज़ें, जैसे आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि दूध जो है गैर मेयारी वो आता था, ये भी जिम्मेदारी पुलिस की है कि इस तरह की दूध आता है, या मुर्दा मुर्गियां आती हैं उनको भी पकड़ा जाए। पकड़ा भी जाता है, मंशियात
आती है उसे भी पकड़ा जाता है, किया भी जाता है। लेकिन जितनी बड़ी गाड़ी और जितनी बड़ी फैमिली उसमें मौजूद होगी उसको रोका नहीं जाता। छोटी गाड़ियां जिसमें 3 या 4 ऐसे अफराद सवार होंगे जो लगेगा कि वो कोई आम से लोग हैं, तो उनको रोक के पूछा जा सकता है, उनसे चाय पानी भी मांगा जा सकता है। तो इस तरह का चेक एंड बैलेंस होता है। लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि पुलिस एहलकार बेहतरीन चेक एंड बैलेंस का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं, तो सेफ सिटी के कैमराज उनके ऊपर नस्ब कर दिए गए थे। सेफ सिटी के कैमराज लाहौर भर में 8000 लगाए गए, उसमें से 90%, 80% तो वैसे ही नहीं चल रहे हैं, हाँ। वो मॉनिटर ही नहीं हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा निज़ाम बनाया गया था कि अब नाकाबंदी जो है उसको भी खत्म किया जाए और उनको मॉनिटर किया जाए सेफ सिटी के कैमरों से। मुझे सब क्या फिर ऐसी जरूरत क्या पड़ी फिर हमें हर जगह नाके लगाने की, जब हमारी कारकर्दगी हमारे सामने ही नहीं आनी, फिर जितने भी जराइम है उनके ऊपर काबू ही नहीं हमने पाना, तो फिर क्या फायदा फिर इस तरह के नाकों के? सिर्फ हमने पुलिस की दिखाना है कि पोर्ट्रे करना है कि अच्छा हम काम कर रहे हैं। देखिए वो इसलिए होता है कि पुलिस ये सोचती है कि अगर उनके पास मुखबरी हो कि किसी गाड़ी में मंशियात आ रही है, किसी बहुत बड़ी मिकदार में असला लाहौर में लाया जा रहा है, तो उनको मुखबरी होती है, उसको इतला दी जाती है। उसमें नाके में सिर्फ मंशियात को या स्मगल होने वाली चीज़ों को नहीं रोका जाता, उसमें एक नाके में AVLS वाले भी शामिल होते हैं जो गाड़ियों की चेकिंग करते हैं, जो चोरी होने वाली गाड़ी हो, नॉन कस्टम गाड़ी हो, उनको भी किया जाता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करें, जो नाके हैं उससे कोई ऐसे नताइज हमें हासिल नहीं होते हैं जिसकी तवक्को की जाती है। आप देखें लाहौर शहर में हर जगह पे मंशियात बिकती है। लाहौर शहर में कौन सा ऐसा इलाका है, और पुलिस को पता है कि किन किन इलाकों में, लाहौर का शादबाग का इलाका है, बाटापुर का इलाका है, यहाँ पे मंशियात खुलेआम फरोख्त होती है, बल्कि कितारों में लग के लोग यहाँ पे मंशियात खरीदते हैं। और फिर ये मंशियात कहाँ से आती है? यकीनन ये इन्हीं रास्तों से आती है। आप अगर बाबू साबू वाला नाका देखें, वो मोटरवे से है, शायद वहाँ पे आम सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ या कारें आती हैं। अगर आप ठोकर वाला नाका देखें तो उसमें चिंची रिक्शा भी आता है, उसमें ऑटो रिक्शा भी होता है, उसमें हर तरह की सवारी जो है, बस हो, वैन हो, कारें हो, मोटर बाइक हो, ये सब वहाँ से आती हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो ज़मीनी हकायक हैं उसके मुताबिक तमाम लोगों को चेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा 8 पुलिस एहलकार वहाँ पे मौजूद हैं और लाखों लोग जो हैं वो लाहौर में दाखिल होते हैं, लाहौर से बाहर जाते हैं। वो कैसे उनको चेक कर सकते हैं? कोई इनके पास एक ऐप है जिसके ज़रिए वो अदालती इश्तिहारी होगा या पुलिस का इश्तिहारी होगा या कोई उसका रिकॉर्ड होगा, तो उसको चेक किया जा सकता है। अब उसको सर्च करने का तरीका भी उनके पास वो कोई भी कुछ अगर नहीं वो है। आपको बंदे के ऊपर कोई मशकूक कोई वो लगे और उसके बाद आप उसका ID कार्ड का नंबर डालेंगे फिर ही वो चीजें निकलेंगी, वरना वो नहीं निकलेगी। इतना भी हम डिजिटलाइज नहीं हुए हैं। अच्छा अब फहद, जिस तरह आपने बात की कि वहां पर कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है, तो ये कितने अरसे से यही चीजें चल रही हैं? पिछली हुकूमत में भी यही था, उससे पिछली हुकूमत में भी यही था, कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया था? देखिए सालों साल से रेलवे ये ऐसे मामला रेलवे में तो चल रहे हैं। हाँ। देखिए इस वक्त अगर बात की जाए रेलवे पुलिस की, तो रेलवे पुलिस का जो सबसे बड़ा मसला जो रेलवे पुलिस वालों का क्लेम है, एक तो उनकी सैलरियां बहुत कम है, अच्छा, दूसरा उनकी नफरी बहुत कम है। नफरी यानी कि आप देख लें कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 4500 उनकी नफरी है और 4500 ना होने के बराबर है। रेलवे की अरबों रुपए की जो है वो तनसीबात है, रेलवे की अरबों रुपए की जमीनें हैं, उसके साथ फैक्ट्रियां हैं, उसमें सामान है, यानी कि पाकिस्तान का जमीनों पे कब्जा भी हो चुका हुआ। हाँ जी बिल्कुल। और पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा जो है वो इदारा रेलवे, और दिफाई लिहाज से भी ये बहुत अहमियत का हामिल है। अच्छा, मगर रेलवे की हालत ये है कि जो मुलाजिम मौजूद हैं उन्हें सैलरियां जो है वो कई कई दिन के बाद मिलती हैं, जो बेचारे रिटायर्ड हो चुके हैं उनके वाजिबात अभी तक नहीं मिले। तो निज़ाम फिर उस वक्त ठीक होता है जब आप अपने मुलाजमीन को बेहतर तरीके से जो है वो अकोमोडेट करें। रेलवे एक तो नफरी कम होने की वजह से रेलवे स्टेशन पर जो सिक्योरिटी है वो ना होने के बराबर है। आप चले जाएं, कोई भी बंदा चला जाए, कोई रोक टोक नहीं है वहाँ पर, जो मर्जी अपने सामान में, यानी कि चेकिंग ही करनी, कोई नहीं करनी। मतलब इंसान कुछ भी लेकर जा सकता है, फिर कोई भी चीज हो सकती है माजी आपके में सामान इस के तरह के अंदर। वाकयात हुए हैं कि रेलवे स्टेशन के अंदर बम ब्लास्ट हुआ। वही तो कह रही हूँ कि इस तरह के वाकयात फिर हो सकते हैं कि जब उन्हें पता है कि चेकिंग का कोई बैलेंस, चेकिंग के हवाले से कोई चीज ही नहीं है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं फिर। तो देखे ना,
ये एक बहुत बड़ा अलमिया और सोचने वाली बात भी है। आला हुकाम को इस हवाले से इस पर जो है वो खास एक्शन लेना चाहिए और जो है वो जो बड़े रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर चेकिंग का निज़ाम बेहतर बनाया जाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि सीरियस इनका जो एटीट्यूड है उसकी सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 8 से 9 साल हो चुके हैं लगेज स्कैनर जो रेलवे स्टेशन के बाहर मेन दरवाजे पे लगा था जिसमें मुसाफिरों का सामान चेक किया जाता था वो ख़राब है और उसको आज तक ठीक ही नहीं कराया गया। ठीक है जी, 9 साल तकरीबन गुजर चुके हैं। वो पिछले दौरे हुकूमत में ख्वाजा साद रफीक के पिछले दौरे हुकूमत में वो लगेज स्कैनर लगाए गए थे बड़े रेलवे स्टेशन पर। लाहौर रेलवे स्टेशन पर भी आप जाके देख ले वो लगेज स्कैनर साइड पे पड़ा है, ठीक है, उसको उसके बाद ठीक नहीं करवाया गया, वो खराब हो गया था। अच्छा, रेलवे से पूछें तो हर साल वो कहते हैं जी हमने वो डिमांड उसकी भी जो आई हुई है वो ठीक हो जाएगा, मगर गुज़िश्ता 8 से 9 साल गुजर चुके हैं वो ठीक नहीं हुआ। अच्छा, इसके साथ अब 2 बंदे हैं उधर, फर्ज करें 2 या 3-4 बंदे लगा लें उधर सिक्योरिटी के जो पुलिस एहलकार हैं चेकिंग के लिए, इतनी तादाद में लोगों को चेक करना उनके लिए उनके बस की बात ही नहीं है। ठीक है, बहुत कम लोगों को जो मशकूक देखते हैं, जिस तरह अभी शेख साहब ने बात की कि जो मशकूक चीज़ नज़र आती है उसको वो रोक लेते हैं, उसके बाद चेकिंग करते हैं और उसका सारा सामान चेक करना भी उनके बस की बात नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। ठीक है, अब आप रेलवे स्टेशन पर जाएं तो लोगों ने बहुत बहुत बड़े बड़े बैग रखे होते हैं, वो पूरी पूरी फैमिली जा रही होती है। अब वो उस सामान में क्या जा रहा है किसी को कोई इल्म ही नहीं है कि कौन सी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है या कौन सा एक फर्द इसमें इन्वॉल्व है, किसी को पता नहीं है। और आगे ट्रेन में वो जब बैठ गए तो वो खत्म, कहानी खत्म। देखिए, एयरपोर्ट पे अगर आप जाते हैं तो आपका सामान स्कैन होता है, सख्त चेकिंग होती है। तो इस तरह का निज़ाम मेरा ख्याल है पाकिस्तान रेलवे जो है बहुत एक तारीखी डिपार्टमेंट है, बल्कि इसके बारे में एक बड़ा फिक्रा मशहूर है कि अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं तो उन्हें अगर मिसाल देनी हो ना, इस इदारे से उस इदारे जाना, कहते हैं चले जो रेलवे की नौकरी है, कि मतलब कोई पूछने वाला नहीं, ये मिसाल दी जाती है। तो इतना पुराना इदारा है रेलवे, मतलब लोग फ़ख्र भी महसूस किया करते थे, बल्कि इस नौकरी की वजह से लोगों की शादियां हुआ करती थी कि जी मुंडा रेलवे चेगा, इस तरह का इसका पॉपुलैरिटी इसकी थी। लेकिन अब वो निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो गया। जिस तरह फाद ने बताया कि पुलिस में आप 4500 तकरीबन बता रहे हैं, तो ये पूरा पाकिस्तान है। मेरा ख्याल है कि 4500 तो एक लाहौर के रेलवे स्टेशन के लिए होना चाहिए। और अगर आप रेलवे स्टेशन का जो पुलिस स्टेशन है वहां पे जाएं तो वो आपको लगेगा कि आप किसी आज से 50 साल 100 साल पहले की दुनिया में आ गए हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, पुरानी बिल्डिंग्स हैं और वो वाली कुर्सियां पड़ी हैं, टेबलें पड़ी हैं जिसपे शायद अब बैठना भी मुनासिब नहीं है और बैठ भी नहीं सकता। गाड़ियां उनकी ऐसी हैं, वो खड़े एक मतलब वो एक विरसा बना दिया उसको ना, किसी ने तवज्जो नहीं दी। और जो रेलवे के पुलिस के जो मुलाजमीन है वो भी इसी तरह के हो गए। आपको लगेगा कि ये मतलब इनका काम करने का अंदाज, बोलने का अंदाज सब कुछ इस तरह से है, नई जिद्दत उसमें लाई नहीं गई। हालांकि रेलवे पुलिस में जितने पंजाब पुलिस के लोग हैं, आईजी हो या डीआईजी हो, यहाँ से ट्रांसफर पीएसपी साहिबान जाते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि ठीक है रेलवे की नौकरी है, गाड़ी। अच्छा, वो जब रेलवे में होंगे तब वो काम नहीं करेंगे, जब जैसे ट्रांसफर हो जाएंगे फिर उन्हें वो फुर्ती नजर आती है कि अच्छा हमने कुछ करके दिखाना है। लेकिन जब आप रेलवे में है जनाब तब तो कुछ करके दिखाइए। लेकिन जिस तरह शेख साहब ने कहा है कि लड़के की शादियां तब की जाती थी कि रेलवे में है, तो फाल साहब आपकी भी तो नहीं शादी इसी पे हुई कि आप रेलवे का जो है ना वो बीट कर रहे हैं। अब तो यकीन करें जिनको पता चलता लड़का रेलवे में, वो कहता ना करो। उसकी वजह ये होगा 10-10 दिन बाद तो सैलरी मिलती है, 15-15 दिन बाद। और ये भी फिर अंदाजा लगाते हैं कि ये काम भी कोई नहीं करता होगा। हाँ, कहाँ भी कोई नहीं करता होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि रेलवे पुलिस के हालात अगर आप देख लें तो आप परेशान हो जाएं। वाहिद रेलवे पुलिस है जो पूरे पाकिस्तान में है, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में है। जिलाई जो पुलिस है वो तो अपने अजला तक महदूद है। रेलवे पुलिस वाहिद पुलिस है जो पूरे पाकिस्तान में इतनी ज्यादा अथॉरिटी मिली हुई है उन 4500 एहलकारों को। और उन 4500 एहलकार, वो बेचारे एहलकार क्या वो 2-2 बैठे होते हैं उसमें ट्रेन में। यहाँ से जो ट्रेन कराची जानी है 2 पुलिस एहलकार या 3 पुलिस एहलकार उसमें होंगे, ठीक है। वो किसी न किसी कोने में जाके डब्बे में जाके सोए रहेंगे, या वो फिर अपनी जो है ना वो शिकार के तलाश में होंगे कि कोई बगैर टिकट मुसाफिर पकड़े तो ये सिलसिला बने। आपके बारे में भी लोग ले सकते हैं कि आप रेलवे की बीट करते हैं तो आप क्या करते होंगे। यकीन करेंगे सूरत हाल है। तो मैं कह रहा हूँ कि
जब तक ये मामला दुरुस्त नहीं किए जाते उस वक्त तक जो है वो हम इधर बैठ के सिर्फ जो है ना वो सिर्फ बात ही कर सकते हैं, या फिर हम सिर्फ आप लोगों को जनाब ये मसाइल उजागर करके ही दिखा सकते हैं कि ये मसाइल है, इनके ऊपर बात करना, इनके ऊपर काम करना कितनी अशद ज़रूरत होती जा रही है। अच्छा शेख साहब, आपको क्या लगता है कि अभी क्या क्या हमें फिर मजीद इकदाम करने की ज़रूरत है? अपनी पुलिस की जो डिपार्टमेंट है उसको किस तरह ठीक कर सकते हैं हम इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए? देखिए मुनीबा, पुलिस डिपार्टमेंट को ठीक करने के लिए सबसे पहले है कि पुलिस में सियासी मदाखलत ना हो। सियासी मदाखलत जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। जिस तरह से लाहौर और पंजाब भर में पुलिस अफसरान की तैनातियाँ या उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंगें होती हैं, उसमें सबसे अहम किरदार सियासत का होता है, सियासतदानों का होता है। अगर किसी ज़िले में DPO लगता है तो वहाँ का MNA, वहाँ का MPA या वहाँ का मिनिस्टर जो है वो अपनी मर्ज़ी का DPO वहाँ पे लाएगा, RPO अपना लाएगा, और जो सियासी सबसे अहम सीट होगी, मतलब जो भी सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होगा वो IG पंजाब अपनी मर्ज़ी का लाएगा, फिर CCPO लाहौर अपनी मर्जी का लाएगा। तो इस तरह से मामला जो अब ये मुझे तो ये लगता है कि अगर इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा तो आने वाले वक्त में सियासत और पंजाब पुलिस के बारे में कहा जाएगा कि इनका चोली दामन का साथ हो गया। तो इतनी ज़्यादा सियासी मदाखलत हो गई है। पहले भी थी, किसी दौर में हुआ करता था कि सियासी लोग जो थे उनके छोटे मोटे काम होते थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने लग गया। अब तो इस तरह के मामला भी देखने में आए हैं। अगर किसी की ट्रांसफ़र हो जाए, उसका डिपार्टमेंट उसकी ट्रांसफ़र कर दे, तो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो कहता है आपने नहीं जाना, तो वो नहीं जाता, क्योंकि ये डिसिप्लिन फोर्स है। अहकामात मानने, अपने डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स मानने इनके लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इस तरह से भी वाक़यात हो रहे हैं और अब पता नहीं आने वाले वक्त में और क्या होगा। सबसे पहले इस चीज़ को करने की ज़रूरत है। फिर जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे तो उन्होंने कहा था जी कि पुलिस रिफॉर्म्स लाऊंगा। उसके लिए उन्होंने काम तो कोई ना किया, लेकिन दावे काफ़ी किए। पुलिस रिफॉर्म्स नहीं आई, सिर्फ यूनिफॉर्म्स ही चेंज होते रहे। यूनिफॉर्म भी वो साबका दौर में चेंज हुआ। वो कहते हैं जी रवैये चेंज ना हुए, यूनिफॉर्म चेंज। तो इस तरह से अब फिर यूनिफॉर्म तब्दील करने की बातें होती थी। शायद किसी ने मशवरा दिया होगा कि जी अब पुलिस वालों को या उनके रवैयों को चेंज करें, यूनिफॉर्म चेंज करना इतना जरूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपको फाहद क्या लगता है? लास्ट पे आपसे कमेंट लेना चाहूंगी, रेलवे के किस तरह बेहतर किया जा सकता है इसको? देखिए, जो मौजूदा वजीर रेलवे हैं, इनका जो गुज़िश्ता दौर था वो रेलवे के लिए बड़ा अच्छा दौर था, ठीक है। उसमें रेलवे के में काफ़ी बेहतरी आई थी। मगर अब जो सूरत हाल ये है कि अब फिर वही मामला चल रहे हैं। सबसे पहले तो रेलवे की पुलिस को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रेलवे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और रेलवे की जो तनसीबात हैं, मैंने आपको पहले बताया कि अरबों रुपए उनके के असासे हैं रेलवे के। उनको बचाने के लिए उनको जो है वो काबजीन से बचाने के लिए और चोरों से बचाने के लिए सबसे पहले रेलवे पुलिस को जो है वो बेहतर किया जाना चाहिए। रेलवे पुलिस की सबसे पहले तो नफरी बढ़ाई जाए, ठीक है। दूसरा जो है वो उनकी तादाद बढ़ाई जाए। रेलवे स्टेशन पर उन्हें जो ज़रूरी सामान है, जिसमें स्कैनर्स हैं, लगे स्कैनर्स हैं, जिद्दत की तरफ जाना चाहिए। रेलवे स्टेशन पर जितने भी कैमरे लगे हैं, मैं आपको ये भी बताता हूँ, उनमें से तदद कैमरे खराब पड़े हैं इस वक्त। यानी कि बस हमारे सेफ सिटी के नहीं कैमरा सही हुए तो फिर रेलवे स्टेशंस के कहाँ सही हो पाएंगे? उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद ही हम कर सकते हैं अच्छे की कि जनाब अच्छा हो जाए। सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़ाहद अमीन ने भी हमें ज्वाइन किया था। फ़ाहद, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुजाहिद साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और ये तमाम तर सूरत हाल थी लाहौर शहर की, जिस पर हमने नज़र डाली है। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए प्रोफेशनल ग्रूमिंग के हवाले से, तो जनाब प्रोफेशनल ग्रूमिंग की अगर बात की जाए ना, तो दो अल्फाज सबसे पहले हमें सुनने को मिलते हैं और वो अल्फाज हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन। और इन दोनों चीज़ों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। जब इंसान में
कॉन्फिडेंस यानी कि जिसको खुद एतमादी कहा जाता है उसकी कमी होती है ना, तो बंदा कोई भी बात करने में बहुत ज़्यादा झिझक महसूस करता है। और अक्सर ये मसला हमारे बचपन में ही हमारे घरों से ही शुरू होता है, जब वालिदैन बच्चों को हर चीज़ से टोकते हैं, हर चीज़ पर मना करते हैं और बच्चा हर चीज़ को गलत लेना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ये खुद एतमादी या सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आती है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो बढ़ती ही जाती है। और खुद एतमादी किसी भी नेमत से कम नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आप कम्युनिकेशन में माहिर हैं तो जनाब अच्छा बोलते हैं आप, अच्छी बात करना आपको पता है, तो क्या ही बात है, ये सोने पे सुहागा वाली बात है। क्योंकि किसी भी किस्म के माहौल में ढलने के लिए, लोगों से घुलने मिलने के लिए हमें कम्युनिकेशन चाहिए है, एक ये बुनियादी जुज़ भी है। स्कूल की प्रेजेंटेशन से लेकर नए दोस्त बनाने तक आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या सलाहियत ही हैं जो आपको समाजी सतह पर बुलंद करती हैं और आपकी मंजिल और अहदाफ के हसूल को तेजी से और आसानी से भी मुमकिन बनाती है। और अगर आप में कम्युनिकेशन की सलाहियत अच्छी है तो आपको आगे बढ़ने और अपने अहदाफ तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि दोनों सलाहियतें कैसे पैदा की जा सकती हैं, कैसे बेहतर की जा सकती है, और ख़ासतौर पर जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद फवाद साहब हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और उनसे जानेंगे जनाब कि ये प्रोफेशनल ग्रूमिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस के हवाले से और कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह इनको बेहतर किया जा सकता है। अहमद साहब आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया, आप बुलाते हैं तो हमेशा अच्छा लगता है। अहमद साहब, प्रोफेशनल ग्रूमिंग से ही स्टार्ट करते हैं कि इसमें कितनी ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि हमें उन पर काम करना, उनके बारे में सोचने की अशद ज़रूरत है। बेसिकली तो ये 2-3 चीज़ें ही हैं जो आपने इंट्रो में बताई हैं अभी। आपके खुद एतमादी, जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस हम कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स, जो इनको मिलने के बाद फिर एक आउटपुट निकलती है। अच्छा, मैं बताऊं आपको मजे की बात इसमें मुनीबा, के कहा जाता है कि दुनिया में जो सेकंड मोस्ट फियर्ड स्किल है, सेकंड फियर्ड का मतलब है कि जिससे लोग सबसे ज्यादा घबराते हैं, जिस चीज से, दूसरे नंबर पे प्रेजेंटेशन स्किल्स है, यानी स्टेज पे जाना, ये सेकंड मोस्ट फियर्ड है। और फर्स्ट मोस्ट फियर्ड की चीज क्या है? मौत। यानी जिंदगी में आपको जिस चीज से सबसे ज्यादा खौफ आता है वो लोगों के सामने खड़े होकर बात करने से आता है। और उसके बारे में बहुत सारी मिसालें दी जाती हैं। कहते हैं कि अमेरिकन एक प्रेसिडेंट थे, उनकी 5 बेटियां थी। तो उन्होंने स्टेज पे आते हुए घबराते हुए उन्होंने बोल दिया कि मेरे 5 बेटे हैं। और जब वो डिलीवर हो गई स्पीच, बात हो गई, किसी ने उनको बताया कि जी आपने ये बात की है और आपके तो बच्चे, बेटियां और बेटों का कन्फ्यूजन कर गए। तो उनको यकीन नहीं आया कि ये बात मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब मेरे अपने बच्चे हैं, मैं कैसे गलत कह सकता हूँ। उनको दिखाया गया तो उनको यकीन आया कि अच्छा ये बात मुझसे हो गई है। तो स्टेज फ्राइट जो होता है, सामने बात करना लोगों में, इट्स अ प्रॉपर स्किल और इट हैज टू बी डेवलप्ड। यानी प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसी स्किल है जो मुश्किल है। अच्छी बात यह है कि ये डेवलप कर सकता है कोई भी। अच्छा। तो ये इसके लिए हम ये बात कर रहे हैं, जैसे आपने शुरू में कहा कि खुद एतमादी, प्रेजेंटेशन स्किल्स में आप समझ लें बुनियाद में खुद एतमादी है। ठीक है। अगर आपको अपने कंटेंट पे और अपने ऊपर एतमाद नहीं है तो आप लोगों में खड़े होकर बात नहीं कर सकते। और अगर आप में कम्युनिकेशन नहीं है, आपको बात कहने का ढंग मालूम नहीं है, तो भी आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अच्छा, ये पैरेलली चलती हैं सारी चीजें एक साथ? जी डेफिनेटली। देखें, एक चीज है, मसलन मैंने मीडिया पे बात करनी है और आप भी वहां पर हैं, तो मुझे नेचुरल सी बात है, मुझे प्रिपेयर करना चाहिए कि 2-3-4 प्रोफेशनल्स वहां पर मौजूद हैं, तो मुझे ये बात करना, इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो अगर मैं प्रिपेयर्ड हूँ और मैं कहता हूँ कि आप रिहर्सल अपनी प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपरेशन और रिहर्सल इतनी करें कि आप थक जाएं और सो जाएं, तो आपके मुंह से फिर वही कंटेंट निकलता हो। तो अगर आपने इतनी रिहर्सल की है, इतनी सख्त मेहनत की हुई है, तो फिर आप में खुद एतमादी नेचुरली आ जाएगी। आपको कोशिश नहीं करना पड़ेगी एतमाद हासिल करने की। तो नेचुरली आप जब बोलेंगे तो आपका वो कंटेंट है जो आपने प्रिपेयर किया हुआ वो डिलीवर करेंगे, तो एतमाद आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा और शक्ल पे भी नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अहमद साहब, हमारे यहाँ पे होता है कि अच्छा, जो लोग जिनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है तो वो कहते हैं कि अगर अच्छा हम प्रेजेंटेशन पर इतना टाइम भी नहीं देंगे, उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी नहीं करेंगे तो हमारा चल जाएगा, इट्स ओके बिकॉज वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। तो ये जो कॉन्फिडेंट की जो तारीफ है या जो एक्सप्लेन किया जाता है, ये सही है क्या? इसी के लिए लफ्ज बना है ओवर कॉन्फिडेंट। आप जब देखें, ये मैं इसको इस तरह सेगमेंटाइज करता हूँ,
खास तौर पे ये मसले हैं इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स, Extroverts राइट? के, okay. इंट्रोवर्ट्स नेचुरली दे प्रिपेयर अ लॉट। उनको अगर मुसीबत पड़ गई है प्रेजेंटेशन देने की, उनके लिए एक मुसीबत है, तो फिर उनके पास और कोई चॉइस नहीं है कि वो बहुत सारी मेहनत करते हैं, या फिर अगर वो जाते हैं और जाके लंबी लंबी सांसें लेके वापस आ जाते हैं तो कोलैप्स ही हो जाते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट है उनका ये मसला है कि कोई बात नहीं, बोल लेंगे, कर लेंगे, इसमें कौन सी ऐसी बात है, हम तो लोगों से मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो ये भी संभाल लेंगे। तो वो संभाल लेने के चक्कर में दे डोंट प्रिपेयर। सो एक बात तो मैं इसमें क्लियर कर दूं कि इसका आपको अगर प्रेजेंटेशन देने के लिए या लोगों के सामने खड़े होने के लिए कहा गया है तो एक जिम्मेदारी है ये, ठीक है। तो टेक इट सीरियसली। वक्त गुजारने का ना सोचें कि आधा घंटा 1 घंटा तो वो गुजार ही लेंगे, मसला ही कोई नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपकी ऑडियंस में मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया, आप मीडिया से हैं, अगर मुझे मीडिया पे बोलना है तो मुझे अपने अल्फाज के बारे में बहुत माइंडफुल होना पड़ेगा, अपने कंटेंट के बारे में बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। इसी के साथ अगर मुनीबा मैं जोड़ूं, हम प्रेजेंटेशंस की जब करवाते हैं प्रिपरेशन, तो हम कहते हैं कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हैंडल करना सीखें, डिफिकल्ट ऑडियंस और डिफिकल्ट क्वेश्चन। सही। सच एज आपके ऑडियंस में लेट्स से 20, 25, 50 लोग हैं, उसमें से कोई एक ऐसा है जो शरारत के मूड में बैठा है। लोग होते हैं शरारत करने के मूड में, तो फिर आप उनके साथ क्या सलूक करेंगे, कैसे करेंगे? आप क्या उनको स्नब करने की कोशिश करेंगे? इट डजंट वर्क। आप एक बंदे को जो शरारत के मूड में है स्नब करेंगे तो वो फिर और उछलेगा। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आप ऑडियंस को रिस्पेक्ट दें, सही, नॉर्मल तरीके से। वो अगर शरारत कर रहा है तो शरारत का कोई तरीका होगा ना उसका। वो कोई आपसे क्वेश्चन मुश्किल पूछेगा या एक ही क्वेश्चन के गिर्द घुमाना शुरू कर देगा, या आपकी सारी ऑडियंस को छोड़ के अपनी अटेंशन आपकी तरफ ले लेगा और बाकी लोग इग्नोर हो जाएंगे। तो इसको हैंडल करने के 2-3 तरीके हैं। एक ये कि अगर उसने कोई सवाल पूछा है तो उसको 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। नंबर 1, वो रेलेवेंट है, ठीक है, अगर रेलेवेंट है तो उसी तरह से ही पोलाइटली आप उसको जवाब दें और उस सवाल को थ्रो बैक करें सबसे पहले ऑडियंस में। मिसाल के तौर पे ये बंदा एक लेफ्ट पे बैठा है, उसने आपको एक ऑकवर्ड सा सवाल कर दिया, आप पब्लिक को अनाउंस करते हैं कि ये हमारा सवाल है, तो अगर किसी के जहन में यही सवाल है तो इसका जवाब मैं अब देने लगा हूँ, तो वो फिर सब प्रिपेयर हो जाएंगे, उसको पता चलेगा ये सीरियस बात हो रही है, सो ही विल बी सीरियस अगेन। तो आपने जब जवाब दिया लोगों को और साथ उसके पास भी वापस गए कि यही सवाल था आपका जिसका मैंने जवाब दे दिया, तो इट बिकम्स अ सीरियस डिस्कशन। ठीक है, सही है। तो वो सवाल मुश्किल नहीं, वो बंदा भी मुश्किल नहीं रहा, सवाल भी मुश्किल नहीं रहा। दूसरा है कि आपको भी नहीं आता, आपके ही टॉपिक का सवाल है, लेकिन वो उस बंदे की इंफॉर्मेशन इतनी है कि उसने 8वें लेवल का सवाल पूछ लिया, आपने पहले 2 प्रिपेयर किए थे, या एक्सपोजर आपका पहले 3-4 पॉइंट्स तक था। तो आप फिर कॉन्फिडेंटली आराम से उससे बात करें, उसे कहें कि अगर मेरे पास इसके बारे में मैंने ये चीज स्टडी नहीं की, अगर आप जानते हैं तो आप काइंडली सबसे शेयर कर लें, सही, बिकॉज आई डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन। और मैं आपको बताऊं मुनीबा, ये कहने के लिए एक तो आपको बहुत हौसला चाहिए अपने अंदर, और अगर आपकी कंटेंट पे ग्रिप है, आपने बहुत मेहनत की है, और फिर आप ये कहते हैं कि मैं इसके बारे में नहीं जानता, तो आपकी इज्जत बढ़ती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इतने साल हो गए माशाल्लाह काम करते हुए। बड़ी दफा ऐसा मौका आया कि सवाल का जवाब मालूम नहीं था, तो लोगों से रिक्वेस्ट कर ली कि वो शख्स जिसने सवाल किया है या कोई और, हाँ, हमें गाइड कर दें, उसे उसको टॉन्ट के मोड में ना आए कि आप बताएं जी इसका क्या मतलब है। नो, रिस्पेक्टफुली कहें कि मैं नहीं जानता, तो मेरे भी इल्म में इजाफा हो जाएगा। और अगर हम दोनों ही नहीं जानते तो टेल देम कि मेरे पास इतना सा मुझे टाइम दे दें, 1 घंटे का, 2 घंटे का, आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू। सो रिस्पेक्ट बढ़ती है। तीसरी टाइप है जो मैं उसकी ऑडियंस हैंडलिंग की बात कर रहा हूँ, किसी ने इररेलेवेंट सवाल पूछ दिया, ठीक है, वो कहता है नहीं जी ये बनता ही रेलेवेंट है, देखें आप मीडिया बात कर रहे हैं, अखबारों के ज़माने में ये होता था, टेलीविजन के ज़माने में ये वगैरह वगैरह, लंबी चौड़ी। तो आप उसको बता सकते हैं कि अभी हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है मीडिया का सोसाइटी पर इन्फ्लुएंस का, ये डिफरेंट है, तो इस पर हम फिर कभी बात कर लेंगे। एंड रिस्पेक्टफुली आप उसको इग्नोर नहीं करते, जवाब देते हैं। तो आप अगर देखें तो ये तीनों चीज़ें वो बंदा कर सकेगा जिसकी नंबर 1 कॉन्फिडेंस है, जिसमें एतमाद है और वो तैयार है। दूसरी जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, ठीक है। तो जो शुरू में जैसे मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ उससे बात करने की, कि अगर आपने रिहर्सल की हुई है, अपने कंटेंट पे मेहनत की हुई है, जितने प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं लोग पूछ सकते हैं, आप उस पर प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चर्ड अंदाज में आपने उसके पॉइंट्स लिए हुए हैं, तो फिर आप कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे और आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी हो जाएगी। कम्युनिकेशन के लिए प्रिपेयर करते हुए अगर मैं इसमें वैल्यू ऐड कर सकूं थोड़ी सी, ये ज़हन में रखें, जुबान कोई भी एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन की नहीं होती। यानी अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं, आपको लगता है कि मैं
खैव खैव करके अंग्रेजी बोलूंगा और बड़ा इम्प्रेस कर दूंगा, मैं बड़ा अच्छा लगूंगा, ये मैं कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर सकूंगा, ऐसा नहीं होता है। ये कम्युनिकेशन नहीं है। आपने इम्प्रेस करने की कोशिश जरूर की है, उससे शायद 2 लोग इम्प्रेस हो जाए, कम्युनिकेशन नहीं करने की कोशिश नहीं की जी। आपने। तो अगर आपकी ऑडियंस अंग्रेजी वाली है तो अंग्रेजी बोलें, सही, और अच्छे अंदाज में बोलें। उर्दू वाली है तो उर्दू बोलें। अगर आप जैसे मैं जिक्र करता हूँ हरका बाबे ज़ोक या क्या उसको कहते हैं नस्तालीक उर्दू बोलने वाले लोगों में जाते हैं, तो फिर वो वाली उर्दू बोले। कोशिश करें कि अंग्रेजी का कोई लफ्ज उसमें शामिल एग्जैक्टली, तो दिस हैज टू बी कम्युनिकेशन, तो इसकी प्रिपरेशन आप करें। सो कंक्लूसिवली सेइंग, इसके बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, आपको जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आप रिहर्सल करें। लेकिन इसके अंदर फिर अहमद साहब ये भी आ जाता ना कि आपने फिर अपने आप को भी किस तरह प्रेजेंट करना है। कंटेंट आपके पास है तो आपने अपने आप को हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, कि आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आप ये तो नहीं है ना कि आपके पास कंटेंट है लेकिन आप समझे कि अच्छा मैं ऐसा भी जा सकता हूँ, इट्स ओके, कोई बात ही नहीं है, या आपके पास सिर्फ आउटलुक है लेकिन आपके पास कंटेंट नहीं है, तो ये भी चीजें आ जाती है। बिल्कुल सही। कंटेंट की जैसे हमने बात की कि आपको स्ट्रक्चर्ड अंदाज से बेसिक से लेके एंड तक तैयार करना है और उसकी रिहर्सल करना है, तो आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा। जो आपने जैसे बड़ा अच्छी तरह हाईलाइट किया है कि आप फिर आउटलुक भी तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए 2-3 टिप्स हैं। पहली बात यह कि जिस तरह की आपकी ऑडियंस है, एंट्री लेवल के हो सकते हैं, मिड करियर प्रोफेशनल हो सकते हैं, या टॉप मैनेजमेंट हो सकती है। आप ड्रेस वो पहने जो उस जगह पर जो लोग आते हैं वो पहनते हैं मोस्टली। लेट्स से कंपनी आपको कोई कॉल करती है, कोई बुलाती है और वो कहती है यार सैटरडे संडे का इवेंट है, एक ओपन है, तो आप वहां पर हमें आके हल्की सी प्रेजेंटेशन दे दें या कोई टॉक कर दें, तो आप फिर सेमी कैजुअल ड्रेस पहनेंगे। उन्होंने शायद कैजुअल पहना हो, आप सेमी कैजुअल रखेंगे, जरा सा 1 स्टेप सही। अगर वो आपको 9 to 5 में बुलाते हैं और वर्किंग आवर्स हैं और कंपनी ने बुलाया हुआ है, तो आप किसी से पता करें कि उनका ड्रेस कोड क्या है, वहां पर लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा दिखते हैं, क्या पहनते हैं, तो आप वो पहन कर जाएं। अच्छा, तीसरी और अहम चीज, कई लोग कहते हैं जी मैं अगर चप्पल में कंफर्टेबल हूं तो मैं चप्पल में जाऊंगा। ऐसा नहीं। आपको कंफर्टेबल होना है उस पर्टिकुलर ड्रेस कोड में। ठीक है। अगर वहां पर सूट चलता है तो आप सूट पहने और ट्राई करें कि उसमें कंफर्टेबल हो जाएं। तो बेहतर यह है कि आप वो ड्रेस पहने जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन वो उस एनवायरनमेंट के मुताबिक भी हो जहां पर आपने जाना है। पहली बात। दूसरी ये कि आप जब पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं ना, तो आपको एक टॉपिक दे के भेजा गया है, उसके काउंटर क्वेश्चंस प्रेजेंटेशन में भी होंगे, शायद अगर टी ब्रेक है तो वहां पर भी होंगे। तो आपकी जो बेसिक हाइजीन है, जिसको हम कहते हैं, आपके कपड़ों से स्मेल आना, मुंह से स्मेल आना, किसी भी तरह की कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आना, आपके शूज गंदे होना, ये नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट। कलर कॉम्बिनेशन में समटाइम्स लोग बड़े केयरफुल होते हैं, तो कलर कॉम्बिनेशन आप किसी से डिस्कस करके पहन लें कि क्या इस जगह पर सिमिलर टाइप की तरह की चीज चल सकती है, चल सकती है या नहीं चल सकती। तो यू शुड लुक गुड। ये नहीं है कि मैं अगर भागदा तोड़ते जा रहे हैं, तैयारी है मेरी पूरी, और मैं कहता हूँ यार रास्ते में ट्रैफिक बहुत थी तो मैं तो मुंह भी नहीं धो पाया, तो इट विल नॉट वर्क। आपकी ऑडियंस पे इम्पैक्ट ही गलत आएगा। सो आप जब मतलब अगर आप जितना मर्जी अच्छी तरह कंटेंट प्रिपेयर करके गए हो, लेकिन फिर आपको कोई सीरियस नहीं लेता है, अगर आपकी आउटलुक ही अच्छी ना लग रही हो, तो ये भी चीजें मैटर करती हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल। ये कहते हैं कि योर ड्रेस स्पीक्स बिफोर यू डू। आपके बोलने से पहले लिबास बोलता है। तो अगर लिबास उल्टा बोल रहा है और आप सीधा कह रहे हैं, तो फिर तो कोलैप्स हो गया। कोई सुनेगा ही नहीं है ना, फिर समझ नहीं आएगी कि हमने उल्टा सुनना है या सीधा सुनना है। तो ये सारी चीजें प्रोफेशनल ग्रूमिंग भी आ जाती है कि आपको खुद एतमादी कितनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर कितना है, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी बेहतर हैं, वो किस तरह। अच्छा, बचपन में जिस तरह मैंने बात की मतलब कि हमें बड़ा स्नब किया जाता है वालिदैन की तरफ से, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये उसकी वजह से भी हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, कहीं ना कहीं शटर्ड हो जाता है। तो वो फिर बड़े होते होते भी वो चीजें चलती जाती हैं, हमारे साथ प्रोलॉन्ग होती जाती, तो उस चीज को किस तरह लेके चला जा सकता है? इस पे सबसे पहली तो वालिदैन की जिम्मेदारी है, और वालिदैन से भी के साथ साथ चचा, बाकी जो रिश्ते हैं, मामू, खाला, उनकी बच्चों को कई वालिदैन करते हैं, खड़ा कर देते हैं कि अच्छा आप स्टोरी सुनाएं, वही करें। अच्छा, कई दफा बड़ा ऑकवर्ड लग रहा होता है, सारे बैठे हुए हैं, बच्चा एक ABC सुनाता जा रहा है और आप तालियां बजा रहे हैं, लेकिन आप अगर एक जगह पे देखें तो असल में उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ग्रूमिंग हो रही होती है। वही ग्रूमिंग हो रही होती है। वहां पर जितनी ऑडियंस है, मेक श्योर वो अप्रिशिएट करें। हम एक छोटी सी टेक्निक, वो टर्म है जिसको यूज करते हैं, जैसे हम फीडबैक देते हैं। फीडबैक में एक होता है डायरेक्ट फीडबैक, ठीक है, एक होता है सैंडविच फीडबैक। डायरेक्ट फीडबैक ये है कि हम एडल्ट्स हैं, फौरन से बता मैं आपको फीडबैक दूंगा और उसमें मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये कलर डिफरेंट है, तो आप ओवरऑल अच्छी लग रही हैं। मैंने कमेंट किया और
उसके बाद फिर अच्छा कह सही, दिया। ठीक है। सो इट डजंट वर्क विद चिल्ड्रन। बच्चों को आप अप्रिशिएट करते हैं सैंडविच भी बैठ के। हाँ, अपन कहते एग्जैक्टली, हैं बहुत अच्छे डायरेक्ट थे। वो हम जो कहते हैं ना, हम बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और हम कुछ भी कह रहे हैं, इसकी वजह से भी हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लैक होता है। तो ये जनाब हमने प्रोफेशनल ग्रूमिंग के हवाले से बात की है। अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, कॉर्पोरेट ट्रेनर है। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और आज का प्रोग्राम उम्मीद करते जनाब आपको पसंद आया होगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।